नमस्ते दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टिल डेट। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें ताकि मैं अपने और अनुभव आपके साथ शेयर कर सकूं और ऐसे ही एक्सपर्ट्स को आपके साथ ला सकूं और अलग अलग डिफरेंट करियर ऑप्शंस आपको बता सकूं ताकि आप अपना करियर बना सकें और अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकें और आने वाले समय में मैं आपसे जुड़कर आपसे भी अपने करियर का अनुभव ले सकूं। और जैसा कि इससे पहले आपने आर्मी डिफेंस से रिलेटेड जाना था, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट एपिसोड में मैं आज मेडिकल साइंस से रिलेटेड एक फील्ड है उसमें मैं डिस्कशन लाया हूं आपके लिए कि आप उसमें करियर कैसे बना सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब से कि वही अपना इंट्रोडक्शन मैम और बताएं कि ये जो फील्ड है इसमें आप कैसे आए और हम ये सरप्राइज को ओपन करें कि हम किस फील्ड की बात करें। ओवर टू यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सुलभ जी। आपने पहले तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं आप कि होम्योपैथी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं होम्योपैथी के बारे में। तो पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी। मैं डॉक्टर रंजना हूँ और बीकानेर में प्रैक्टिस कर रही हूँ होम्योपैथी की, और मुझे प्रैक्टिस करते हुए 15 साल हो चुके हैं। एंड राइट नाउ आई एम एसोसिएटेड विद अ वेरी पॉपुलर होम्योपैथिक ब्रांड डॉक्टर बतरास, जिसकी ब्रांचेस आपके ऑल ओवर इंडिया है। 200 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं हमारी। तो मैं इनके साथ एसोसिएटेड हूँ अभी। और लाइक आपने मुझे बोला कि मैं किस तरीके से इस मेडिकल फील्ड में आई हूँ, तो बिल्कुल, और जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं उन्हीं की तरह मेरी भी जर्नी है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, और डॉक्टर की इमेज मेरे दिमाग में एक MBBS डॉक्टर की ही थी। तो आई वॉज ऑल्सो वेरी कीन टू ज्वाइन दैट MBBS। लेकिन हमारे टाइम में CPMT PMT होता था। तो मैंने वो दिया, और उसमें हमेशा मेरे 2 नंबर से 3 नंबर से MBBS रुक रहा था। तो मेरे को जो सीट मिली होम्योपैथिक कॉलेज में मिली और गवर्नमेंट कॉलेज में मिली, तो फिर आई जॉइन दैट। तो उसके बाद से मेरी मेडिकल जर्नी होम्योपैथी में शुरू हुई। तो आई एम फाइंडिंग वेरी लकी कि मैं होम्योपैथी में गई, भले ही भगवान ने वो डेस्टिनी मेरी लिखी थी इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से होम्योपैथी में आई। तो इट इज़ लाइक दैट। ओके मैम। तो अब जैसे आपने बताया कि आपका तो डेस्टिनी था मैम, तो आजकल के बच्चों को थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे, और उस कैरियर प्रोस्पेक्टिव पे जाएं और एजुकेशन पे जाएं उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि मैम ये फील्ड आई कैसे, क्योंकि अब ये बहुत पॉपुलर हो रही है। आप और हम जैसे, आप भी 15 साल एक्सपीरियंस, मैं भी ऑलमोस्ट 15 ईयर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ आपके सामने। इंजीनियर बाई प्रोफेशन एंड बाई हॉबी ये कैरियर काउंसलर एंड ऑल, एंड एंड प्रोफेशनली आई एम एन HR। तो मैं भी मल्टी स्किल लेकर के बैठा हूँ, इसीलिए मेरे को बच्चों तक पहुंचाने में अच्छा लगता है। तो उस हॉबी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ मैम। तो क्यों ना आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें कि ये होम्योपैथी आया कैसे, ये वर्ड इंट्रोड्यूस कैसे हुआ मैम। जैसे कि देखिए, होम्यो मीन्स होता है सेम। होम्योपैथी सेम सफरिंग। ये सबसे पहले जो इजाद इसका हुआ था वो 1796 में, एट दी लास्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। जो डॉक्टर हैनुमन थे उन्होंने ही इसे फाउंड किया है, और वो मेन स्ट्रीम उनका उससे कट गए, उन्होंने डिनाई किया। वो पहले होम्योपैथ बाद में बने हैं, एलोपैथ डॉक्टर थे वो। अच्छा। तो उन्होंने वो मेन स्ट्रीम को डिनाई किया क्योंकि उनको वो मेडिकल सेटिस्फैक्शन उसमें नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने पेशेंट ओरिएंटेड एक ये फील्ड लेकर के आए। लेकिन उसकी भी कहानी है और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो क्या हुआ कि जब उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो उन्होंने फिर अपने ब्रेड बटर के लिए इसको तो डिनाई किया। ब्रेड बटर अर्न करने के लिए उन्होंने फिर ट्रांसलेशन शुरू किया। डिफरेंट बुक्स का ट्रांसलेशन करते थे वो, जर्मन टू इंग्लिश, इंग्लिश टू जर्मन। तो इस तरीके से एक बुक उनके हाथ लगी थी, मेडिकल ट्रीटाइज ऑफ क्यूलेंस। तो उसमें क्यूलेंस थियरी थी एक। तो उन्होंने उसमें बताया कि सिंकोना से आप मलेरिया सही कर सकते हैं। तो और क्यों सही कर सकते हैं? बिकॉज इट इज़ बिटर। तो ये चीज़ उनको थोड़ा सा अटपटी लगी, एंड ही गॉट स्केप्टिक अबाउट दैट। तो उन्होंने फिर, ही वॉज वेरी लॉजिकल पर्सन। तो उन्होंने क्या किया कि उसको फिर अपने ऊपर प्रूविंग शुरू कर दी। उन्होंने उन्होंने वो सिंकोना की बात ली और फिर उसको कंज्यूम किया। फिर उन्होंने देखा कि ये सिम्टम्स जो है, मुझे मलेरिया जैसे आ रहे हैं, फीवर आ रहा है, शिवरिंग आ रही है, बोन पेन हो रहा है। तो फिर उनके दिमाग में ये आया कि अगर ये इस तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है तो ये दे करके देखते हैं। तो जब एक मलेरिया का पर्सन को हमने दिया तो वो सही हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने दूसरे ड्रग्स पे भी इस तरीके से ना प्रूविंग शुरू करी।
उन्होंने तो समझ लिया था कि ये वर्क इस तरीके से कर रहा है, लेकिन उनके पास में कुछ मेडिकल रिसर्च या एविडेंसेस नहीं थे, तो ये उस टाइम पे वो ना कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए किसी को भी। तो फिर उसके बाद से काफ़ी मेडिकल रिसर्च और ड्रग प्रूविंग के बाद ये होम्योपैथी संज्ञान में आई है लोगों के, जो कि लाइक क्योर लाइक पे बेस्ड है। सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर उन्होंने कोट किया। तो इस तरीके से ये होम्योपैथी आई है संज्ञान में, और इसमें जो है हम पेशेंट बेस्ड ट्रीटमेंट देते हैं और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होता है और पेशेंट ओरिएंटेड है, ये सेफ है, नॉन इन्वेसिव है। और जिस तरीके से अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो बिना डायग्नोसिस के हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, बिना डायग्नोसिस के डॉक्टर्स मेडिसिन नहीं प्रोवाइड करते हैं। बट होम्योपैथी एक ऐसी फील्ड है विच टॉक्स अबाउट कि वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज़। तो अगर सेम डिजीज़ लेकर के 2 पेशेंट्स आए हैं मेरे पास, तो उनकी मेडिसिन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स कुछ ना कुछ अलग होते हैं। क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच ही इसीलिए बोला जा रहा है, क्योंकि जो सर दर्द भी अगर 2 पेशेंट लेकर जी। के आए हैं, तो वो सर दर्द में भी कुछ तो डिफरेंस होगा ही दोनों के। ओके। तो इसीलिए इसको इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच कहते हैं, पेशेंट ओरिएंटेड कहते हैं। तो इस तरीके से अभी होम्योपैथी काफ़ी सक्सेसफुल हो रही है और लोगों नाइस। में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, और मैं आपको ज़रूर से थैंक यू बोलूँगी इसके लिए कि आप ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, जी। इस पे हम बात कर रहे हैं। ग्रेट मैम, तो वही आपने अच्छा किया, आपने मेरे सेकंड क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर कर दिया। मैं यही क्वेश्चन लेके आने वाला था आपके पास कि ये थोड़ा सा जो मेडिकल साइंस जो नॉर्मल है मेडिसिन उससे अलग कैसे, तो आपने ऑलरेडी बता दिया कि उसमें प्रॉपर सारे रिसर्च और सारे पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है पहले। इसमें आप फेस रीडिंग से और उसके जो बोलने के तरीके से, या जो भी बंदा आ रहा है, एक तरह के 2 पेशेंट भी होंगे तो उनको ज़रूरी नहीं है कि सेम ही ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाए। वहीं मेडिकल में वो सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी 2 पेशेंट्स को दे सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा ये डिफरेंस है, बाकी डिटेल में तो अपन अलग सब फील्ड का अपना अलग प्रोफेशन है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। नाउ कमिंग टू द कैरियर प्रोस्पेक्टिव मैम, तो इसमें बच्चे जो कैरियर बनाना चाहते हैं उनकी पहली सीढ़ी क्या होती है? क्या उनका 10+2 का एजुकेशन होना चाहिए? उसके बाद में वो कॉलेज किस तरह से उनको प्राप्त होता है? क्या टेस्ट्स होते हैं, कैसे, और वो कैसे अपना कैरियर इसमें स्टार्ट कर सकते हैं आप फ्रॉम द इनिशियल फेज ऑफ एजुकेशन? जब एक बच्चा 10th का एग्ज़ाम लेकर के अपना 11th में स्ट्रीम डिसाइड करता है कि मुझे क्या बनना है, कुछ लोगों का एम्बिशन क्लियर होता है, कुछ का नहीं होता है। लेकिन अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो आपका पीसीबी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो ज़रूर होना चाहिए। 10+2 करने के बाद से फिर आपको नीट का एग्ज़ाम देना होता है। नीट पास करने के बाद ही आप जा सकते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है ना, और सीट अलॉटमेंट भी उसी के बेसिस पे होते हैं। आपका कटआउट लिस्ट कितना है, एप्लीकेंट कितने हैं, सीट अवेलेबिलिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा। तो कटआउट लिस्ट जो भी निकलती है उसके थ्रू आजकल जो मैंने देखा है वो 600 के ऊपर अगर आपका होना चाहिए होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो ये तो हो गया कि आप किस तरीके से इसमें जा सकते हैं। उसके बाद है कोर्सेज। जी। कोर्सेज जो होते हैं वो आपका 5.5 साल का कोर्स है। ये 5.5 साल के कोर्स में भी 4.5 साल का जो शुरू का कोर्स होता है उसमें आपको मेडिकल साइंस की जो बेसिक नॉलेज होती है वो पूरी दी जाती है विथ दी कॉम्प्लीमेंट्री होम्योपैथिक कोर्सेज। तो 4.5 साल में हम वो पढ़ते हैं। देन उसके बाद से आपका जो 1 साल का रोटेटरी ये इंटर्नशिप होती है, उसमें मेडिकल सुपरविजन जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके अंडर में ही आपको सिखाया जाता है सब कुछ, ताकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हो जाएं। तो इस तरीके से कोर्स होता है। और ये फ़ीस वगैरह इसकी जो डिपेंड करती है कि आप प्राइवेट से कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट से आपको सीट अलॉट हुई है, आपके नंबर अच्छे हैं, तो वो थोड़ा कम पड़ता है। बाकी अभी 4 लाख पर ईयर प्राइवेट में है और गवर्नमेंट में 40,000 अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली। बट वही फिर सीट्स पे डिपेंड करता होगा, सीट्स पे डिपेंड और करता है। प्राइवेट में तो कॉलेज के बेसिस हाँ पे है, वो हाँ कॉलेज हाँ, कौन सा है और कहाँ बिल्कुल। पे। और फिर अब ऐसा भी नहीं है कि आपने कोर्स कर लिया तो आप डॉक्टर बन जाते हैं, जी। रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी है जिसके थ्रू आपको रजिस्टर करना होता है अपने आप को, सो दैट कि
लाइसेंस है ये एक, अच्छा, है ना। तो इसका भी हेमोफीलिया कोई एग्जाम या वो नहीं होता है नहीं, या अपनी डिग्री भेजनी होती है वहाँ पे फिर वो बस उसका बस आपको वो डिग्री भेजनी होती है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड कर देते अलॉट हैं। कर देते हैं? उसके बाद आप कहीं पर भी ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। और बाकी अगर हम जॉब वगैरह की भी बात करें तो काफ़ी अच्छा स्कोप है, सिक्योर जॉब, सिक्योरिटी भी है इसमें। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर के लिए, होम्योपैथिक ऑफिसर्स के लिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं हमारे, वहाँ पे होम्योपैथिक ऑफिसर्स की पोस्ट निकलती है, मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट आपकी निकलती है मेडिकल डिस्पेंसरीज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी निकलती है। और इसके अलावा अगर आप होम्योपैथी का कोर्स जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो आप अकेडमिक्स में भी जा सकते हैं और रिसर्च फेलोशिप्स का भी कर सकते हैं आप। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आगे भी बहुत अच्छा स्कोप है, क्लिनिकल स्कोप है। अगर आप का एम है कि नहीं मुझे पेशेंट ही देखना है तो आप क्लिनिक अपनी करिए, या प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है, तो उसको बहुत अच्छा है, तो इट इज़ वेरी गुड। ओके, तो मैम जैसे आपने बताया और हम इसीलिए कंपेयर कर रहे हैं ताकि बच्चे भी अपना विजन क्लियर कर सकें कि क्योंकि आई बिलीव कि मेडिकल इंडस्ट्री में नीट का ही एग्जाम होता है सारे एंट्रेंस के लिए, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, आप जैसा बता रहे हैं, और अभी जैसे वो एमबीबीएस का है, वो रैंक के हिसाब से, परसेंटाइल के हिसाब से, तो और या फिर जैसे इनिशियली भी जैसे रैंक उस पर भी डिसाइड होती है कि आप अपना ऑप्शन भरते हैं फॉर्म में क्योंकि एग्जाम के बाद में, या ये रैंक पे ही आपको बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट अलॉट करती है कि भाई आपके लिए तो ये कॉलेज मिलेगा? हाँ, जो भी रैंक आपकी आई है तो सिटीज़ होती हैं, टायर 1 सिटीज़, टायर 2, तो होम्योपैथिक कॉलेजेस जिस भी सिटी में है तो ऑब्वियसली जो बेस्ट कॉलेजेस होंगे जिनका रैंक अच्छा होगा उनको पहले अलॉट होता है, तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है ओके, कि इस रैंक को तो इस इसमें पे वैसे तो फॉर्म में भरना जरूरी नहीं है कि नहीं मुझे नहीं होम्योपैथी कॉलेज में जाना है? नहीं, जिसका रैंक अच्छा है दे कैन आप ऑप्ट फॉर एनी कॉलेज। अच्छा, चाहे वो एमबीबीएस का हो चाहे हाँ होम्योपैथी, वो हाँ, फिर आपके चॉइस पे है। चॉइस पे और डिपेंड करता है। जिसका थोड़ा सा रैंक कम होता जा कम रहा है, है तो कट ऑफ फिर तक है, हाँ क्योंकि इसमें कट ऑफ तो मैटर करती होगी, राइट? बिल्कुल कट ऑफ तो बिल्कुल मेडिकल की जो प्रॉपर है वो हम्म, पूरी सीट्सों को मिला के है, चाहे बिल्कुल उसमें वो सब कुछ आ गया, सारी बिल्कुल मेडिकल सीट्स आ गई, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सीट अगर बची है और अगर सीट अलॉट हो चुके हैं और उसके बाद अगर सीट बची है तो फिर जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनको भी चांस मिलता है। ओके, तो इसमें मैम किस किस तरह की पढ़ाई होती है? तो कि जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टर्स हैं, जैसे आप भी उनसे रिपोर्ट्स भी मांगते हैं, कई बार पेशेंट टू पेशेंट भी डिपेंड, फर्स्ट टाइम ही आ रहा है, और ये एक थोड़ा सा लॉन्ग रन प्रोसेस भी होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना इमीडिएट, कई लोग आते हैं तो वो कहते हैं ठीक है अपन ने एक गोली खाई उससे फटाफट हो गया, इसमें आप परहेज का भी बोलते हैं, है ना, और थोड़ा सा एक टाइम भी मांगते हैं कि भाई आपको इन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, वीक भी रख सकते हैं, मंथ्स भी लग सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो इस तरह की क्या पढ़ाई, आपको किस तरह की पढ़ाई कराई जाती है इसमें, इन 4 साल या 5 साल के कोर्स में, इन जनरल अपन आइडिया दें तो बच्चों को? देखिए पढ़ाई तो होम्योपैथिक कोर्सेज में जो भी मेडिकल चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाती हैं, एंड वो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। इट्स अ वेरी अभी अगर आपने ये बात छेड़ी है तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि अभी आज के जो होम्योपैथ्स हैं उनको डिग्री या कोर्स कर लेने से आप डॉक्टर नहीं बन जाते हैं। इट्स अ वेरी सॉफ्ट स्किल में एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है हर चीज़, तो यू मस्ट हैव दैट पेशेंस टू रीड योर पेशेंट। तो अगर आप वो सॉफ्ट स्किल अगर आप नहीं सीखते हैं किसी एक्सपर्ट के अंडर में या डेवलप नहीं करते हैं तो वो आपके लिए दिक्कत करेगा आगे। क्लिनिक में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी जो भी नए डॉक्टर्स भी आ रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ज़रूर से सीखिए उस सॉफ्ट स्किल्स को, क्योंकि बिना उसके कभी नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ और है कि पेशेंट क्या बोल रहा है से ज़्यादा कैसे बोल रहा है ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको, है ना। अच्छा। क्योंकि कुछ एट्रीब्यूट्स आपकी पर्सनालिटी के ऐसे होते हैं कि दे आर हिडन और यू हैव टू फाइंड इट कि इसने ऐसा बोला तो क्यों बोला। तो इसीलिए इसको इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच बोला जाता है ओके, कि इसलिए काइंड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी भी थोड़ा आपको साइकोलॉजी है, समझना पड़ेगा। यस बिल्कुल। ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ ही फिर जो पूरे सिम्टम्स आ रहे हैं उसको मैच करा के इन टोटलिटी बना के वी रिसॉर्ट टू वन मेडिसिन और वही चलाई जाती है। अब फिर आपने जो बोला कि देर लगती है या टाइम लगता है, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। एक्यूट केसेस में बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। क्रॉनिक क्यों टाइम लेता है? क्योंकि बहुत सारे सप्रेशंस के बाद पेशेंट आता है हमारे पास में। अच्छा। ज़्यादातर लोग कहाँ जाते हैं? एलोपैथ्स के पास जाते हैं।
तो कितना मेडिसिन खा करके सप्रेशन भी किया हुआ जी है ना। तो किस किस लेवल पे सप्रेशन हुआ है, आपकी डिजीज की भी आपकी बॉडी में एक जर्नी होती है, जी वो ऑब्वियसली जिस तरीके से आई है वैसे ही जाएगी। ऑब्वियसली तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इंस्टेंट रिलीफ या पेन किलर नहीं है हमारे पास में, बिल्कुल है ना। तो वो कोर तक पहुंचने के लिए, पेशेंट के कोर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हर पेशेंट का वेल अंडरस्टैंडिंग समझना होता है, जी उसके बाद जी उसके कोर तक पहुंचते हैं। तो और प्लस जो जर्नी है डिजीज़ को, उसको फाइंड आउट करके देन उसके बाद से जो मेडिसिन निकलेगी वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं, और वो धीरे धीरे लेयर हटती जी है ना। जैसे अगर एक डेस्टिनेशन तक मुझे पहुंचना है जी तो दो रास्ते हैं, या तो आपको सीधी ट्रेन मिल जाएगी, या तो फिर एक कनेक्टिंग करेक्ट जर्नी होती है। जी तो अगर वो पेशेंट हमें बहुत अच्छे से समझाता है या हमारी स्किल अच्छी है तो वो तो जल्दी हो भी जाता है, लेकिन फिर भी वो टाइम उतना तो लेगा जी कि जितना उसने आने में आपकी बॉडी पे जो जी जर्नी स्टार्ट करी है, जिस भी लेवल पे स्टार्ट करी है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स थी, अच्छा वो किसी तरह सप्रेस हुई और फिर से रिलैप्स करी है आकर के एडल्टहुड में। तो वो जर्नी तो चली रही थी लेकिन वो सप्रेस थी। तो अभी जिस फॉर्म में आई है वो देख पा रहे हैं। उसको रीड करने के बाद से फिर जो हमने मेडिसिन निकाली है वो देन वो जब लेयर खुलती है उसके बाद वो फिर स्टार्ट होता है। इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज हम बहुत लाइलाज बीमारियों का इलाज कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल एस्थमा को बोलते हैं कि दम के साथ जाता है, बट वी आर ट्रीटिंग एस्थमा। स्किन डिजीजेस कितनी सारी हैं, टीनिया जो फंगल इन्फेक्शंस हैं, सोरियासिस है, ये जी सारी जिनको लाइलाज बोल रहे हैं, बस सप्रेस हो रही है जी प्रॉब्लम्स, जी तो वो भी हमारे यहाँ पे सही हो रही है। जी तो इट टेक टाइम, लेकिन कुछ केसेस में ये थोड़ा मिथ है कि होम्योपैथिक दवा धीरे काम करती है, ऐसा है। बिल्कुल वही तो मैं इसीलिए हमारा जो डिस्कशन होता है एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ रहता है कि बच्चे हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से काम करें और पढ़ाई करें, और दूसरा ये रहता है कि अगर कोई ऐसा मिथ है जो बच्चों को, क्योंकि आजकल क्या है सोशल मीडिया के जमाने में बहुत कुछ चलता रहता है, तो जब तक, इसीलिए देखिए मैं भी एज अ करियर एडवाइजर में बताता हूँ बच्चों को अलग अलग फील्ड के बारे में, बट मैं आप जैसे एक्सपर्ट से इसीलिए जुड़ता हूँ ताकि आप लोग और अपना अनुभव और प्लस उस फील्ड में और क्या नया है, क्योंकि मैं उस फील्ड से प्रोफेशनली तो नहीं जुड़ा हूँ, तो मेरे को हो सकता है उसकी इनसाइट्स नहीं पता हूँ, मैं ऊपरी ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, तो इसीलिए मैं आप जैसे से जुड़ता हूँ। जी तो जी तो इसी को सोचते हुए मैम कि जैसे आपने बताया ना कि वो 5.5 साल में तो उनको होम्योपैथी से रिलेटेड मेडिसिन और इन सब के बारे में स्टडी मिलती होगी, कि साथ के साथ क्या उनको जो, क्योंकि आप उसमें आप जैसे बोला कोई पेशेंट्स मल्टीपल दवाई लेकर के आ रहे हैं, तो क्या उन चीजों की भी आपको उस दौरान स्टडी कराई जाती है कि भाई ये चीज का ट्रीटमेंट ये मेडिकल साइंस में ये अवेलेबल है, और मशीनरीज का भी आप लोगों का रोल होता है होम्योपैथी में, या ज्यादातर सारा वो जो हम छोटी छोटी गोलियां देखते हैं वही तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं, या होम्योपैथी में भी मल्टीपल ट्रीटमेंट्स होते हैं? किन किन टाइप के ट्रीटमेंट, अगर मैं शॉर्टन करूं इसको, और कैसे आपको ये स्टडी मिलती है कि आप एक पेशेंट को प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर पाते हो अगर वो ऑलरेडी कहीं से ट्रीटमेंट लेकर के आ रहा है? देखिए ये जितनी भी डायग्नोसिस और ये लैब्स हैं, ये आपकी हेल्प के लिए है ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सकें डिजीज़ को। ओके तो ऐसा नहीं है कि हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं कि डिजीज़ है तो, लेकिन पेशेंट का सिम्टम बहुत ज़रूरी है साथ में, कि वो क्या फील कर रहा है। ओके डायग्नोसिस अपनी जगह पे है और सिम्टम्स अपनी जगह पे हैं, ठीक है। ये पढ़ाई हमें जरूर से कराई जाती है, मैंने आपको बताया जी 4.5 वही साल वही में मैं बोल रहा हूँ, एक बेसिक मेडिकल नॉलेज। ओके तो बेसिक टर्म जो आपने यूज किया वो इसीलिए है। बिल्कुल इसीलिए किया है जी मैंने, क्योंकि जो एलोपैथिक वाली जो आप एलोपैथिक मेडिकल साइंस जो भी है, हमें भी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, करेक्ट करेक्ट फार्मेसी सब पढ़ाया जाता है। हमने भी फोरेंसिक साइंस पढ़ी हुई है ना। तो सारे कोर्सेज हम पढ़ते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मेडिकल में क्या हो रहा है, और जो पेशेंट हमारे पास में सप्रेशन के बाद भी आया तो वो जो जर्नी लेकर के आया है वो तो हमें पता होना चाहिए ना। सही है, मुझसे डायरेक्ट थोड़ी वो समझेगा ही नहीं, साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं ये हमें पता होना चाहिए, तो वो हम नॉर्मल लेके चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि पेशेंट आया सिम्टम्स बताया ऑब्वियसली, लेकिन हमें पता होना चाहिए वो मेडिसिन क्या ले रहा है जिसका साइड इफेक्ट है, वो मैं उसको सिम्टम नहीं बना सकती हूँ। करेक्ट। तो हमारी जो पढ़ाई होती है, सिम्टम्स भी हम देखते हैं कि ये अनकॉमन सिम्टम है या कॉमन सिम्टम है। जी जी अगर कॉमन सिम्टम है कि इसमें तो ऐसा होता ही है, तो वो हमारे लिए सिम्टम नहीं होता है, तो वी फाइंड आउट द अनकॉमन इन दैट पेशेंट। करेक्ट, तो मैं समझ गया, जैसे कि तो ये एक फील्ड है, ये सेपरेट फील्ड है जिसमें कि क्योर का एक मेथड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक मेडिकल साइंस की एक बंदे से बात की थी, वो उस फील्ड में उनको ये है कि उनको आता भी होगा तो उनको इंजेक्शन लगाना प्रोफेशनली अलाउ नहीं है, वो मतलब इंजेक्शन नहीं लगा सकते एज अ प्रोफेशनल। आता है, वो उनको पढ़ाया गया था बट वो
इमरजेंसी केस के लिए पढ़ाया गया है कि इंजेक्शन लगता कैसे है पता होना चाहिए, बट वो इंजेक्शन लगाना, वो डॉक्टर की उपाधि लगा सकते हैं बट वो डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगा सकता। आपके केस में ये है कि आपको चीजें पता है, आपने होम्योपैथी से डिग्री ली है, तो आपकी जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है उसमें, अब जैसे अगर मैंने इंजेक्शन का नाम लिया, तो अगर इंजेक्शन पार्ट होगा तो आप वो इंजेक्ट करके या वैसे जैसे भी है मशीनरी से करना है तो वो आपका अलग है। तो ये एक प्रॉपर स्टडी का मेथड है, राइट? तो होम्योपैथी को मैं यहाँ पे एक चीज़ जी मैम। आपको बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी को अल्टरनेटिव मेडिसिन बोला जाता है। अच्छा, कि अल्टरनेटिव नहीं बोलना चाहिए, इसको इंटीग्रेटेड बोलना चाहिए, ओके, क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया है जी उसमें जी मेडिकल साइंस के साथ में ये जोड़ करके जी और बेहतर रिजल्ट दे रहा है बल्कि। जी, तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है हमारा, ओके इट इज़ नॉट अल्टरनेटिव। ओके। तो ये जैसे तो इसमें पैरेलल भी लोग चलाते हैं, कई पेशेंट ऐसे भी होंगे, फिर आप जैसे आपने जो टर्म किया तो उसी को अपन ऐड ऑन करते हैं कि इसमें दोनों कई ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि अपने को एक ही लेना पड़ता है, वो डिपेंडिंग ऑन द कैसा पेशेंट है। बट आप ये कह रहे हैं इन जेनरिक केसेस और इन इवन ऐसे केसेस भी जहाँ पे मेडिकल साइंस और दोनों को साथ में, तो ये पैरेलल भी चलाया जा सकता है, इसीलिए आपने ये टर्म यूज किया कि ये अल्टरनेट नहीं है, ये इवन सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम रहता है, बस एक मेथड अलग है, राइट? So it's a kind of similar process, not like other processes कि जिसमें कई बार अगर हमें चूज करना पड़े तो हमें एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं है। और बेस्ट पार्ट है कि इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये जो प्रोफेशन है और जो डॉक्टर्स हैं इस प्रोफेशन के, वो इजीली बंदे को समझ के और उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो मैम अब ये तो हुई बात अपनी होम्योपैथी की स्टडी की और उसकी, अब हम आते हैं कि इसमें स्कोप, जैसे आपने बताया था कि पीजी का स्कोप है, तो पीजी करके भी क्या, तो वो क्या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाता है पीजी, जैसे कि नाम है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो जैसे कि कहीं एमडी होता है, यहाँ पे पीजी होगा, राइट? एमडी ही है वो भी, इसका भी टर्म वही है, मास्टर। तो वो पर्टिकुलरली फिर कोई स्ट्रीम जो बंदे की इच्छा है वो डिसाइड होता है, और उसके लिए भी कोई एग्जाम होता है, या वो कंटिन्यूटी बेस्ड ऑन योर डिग्री आप कॉलेज चूज कर सकते हैं? कॉलेज चूज कर सकते हैं, और वो भी आगे ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ही है, और आप सेलेक्ट करते हो कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि हमारे होम्योपैथिक फील्ड में भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जी, है ना, रेपर्टरी है, मटेरिया मेडिका जी। है, पीडियाट्रिक। मैंने उसी पे मैंने पूछा भी था आपसे, तो आप चाहें तो उस पर रोशनी डाल सकते हैं। तो बिल्कुल वो हम चूज करते हैं कि हमारा किस में इंटरेस्ट है और हम किस में पीजी करना चाहते हैं। उसके बाद से आप एकेडमिक रोल में भी जा सकते हैं, क्लिनिकल रोल में भी जा सकते हैं, तो दोनों के लिए हेल्प हो जाती है। तो जितना ही आप स्टडीज़ को अपना हायर लेवल पे लेकर के जाते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पेशेंट के लिए अपनी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो पीजी इस सेंस में आपको हेल्प करता है कि आप एकेडमिक लाइन में भी जाइए और इसमें भी चले जाइए, तो उसको ओके। दोनों तरफ एंड इज इट मैंडेटरी टू हैव, या इट इज एन ऑप्शनल पार्ट? नो, इट्स एन ऑप्शनल पार्ट। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लिनिकल लेवल पे अगर आपको काम करना है एज अ डॉक्टर, तो दैट इज सफिशिएंट, बीएचएमएस इज सफिशिएंट। अच्छा, इस डिग्री का नाम बीएचएमएस होता है, ओके। और कहाँ कहाँ अवेलेबल है मैम ये पैन इंडिया में कहीं पे भी आप, जो आपको ये लाइसेंस मिल जाता है, तो उस लाइसेंस के बाद आप पैन इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, जो नेशनल काउंसिल ऑफ जी होम्योपैथी है, वो तो आप पैन इंडिया के लिए ही है। अदरवाइज रिस्पेक्टिव स्टेट्स में उनका अलग अलग काउंसिल होता है। ओके। तो जिन बच्चों ने अगर अपने स्टेट से किया है, तो वहाँ की भी लाइसेंस अलग से मिलता है। लेकिन इसको अगर आप पैन इंडिया प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं पे, लाइक मैं यूपी से हूँ और मैं यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो इट इज़ नेसेसरी कि मैं वो नेशनल वाला लेना है मुझे। अच्छा, नहीं तो स्टेट वाइज भी मिलता है? स्टेट वाइज भी मिलता है। ओके, तो अगर आपने नेशनल ले रखा है तो फिर आपको स्टेट की जरूरत नहीं, तो फिर आपको स्टेट इनिशियली अलग से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो वो कई बच्चे जैसे शुरुआत में, तो ये भी एक नॉलेज की बात हो गई बच्चों कि आपने किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से अगर मेडिकल साइंस की पढ़ाई करी है होम्योपैथी की, तो आप वहां से अगर मिल रहा है तो ले लीजिए। बट अगर आपका प्लान है कि बाहर जाना है आपको, या दूसरे स्टेट में हो सकता है आप जॉब पर्पज से सर्च कर रहे हो और आपका किसी अच्छे हॉस्पिटल में कहीं और लग गया, तो वहां पे आपको दोबारा से टाइम बचाने के लिए आप ये काम पहले ही कर सकते हैं कि अपना मास्टर्स या जो भी डिग्री है वो आप वहाँ भेजिए, जो रजिस्टर में। तो इसका प्रोसेस बताएंगे मैम थोड़ा सा, कैसे वो कर सकते हैं अप्लाई वगैरह डिग्री के लिए? रजिस्ट्रेशन जो भी ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एक अलॉट कर देता है कॉलेज आपको। उसके बाद से फिर आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए, दिल्ली में है। ओके, दिल्ली में इसका सेंटर है। तो ऑनलाइन भी हो जाता है ये अप्लाई मैम, या फिजिकली जाना पड़ता है? अभी ऑनलाइन होने लग गया। ओके, तो वो आप मेल पे उनको भेज सकते हो सारा अपना डॉक्यूमेंट्स, और वो उसको क्रॉस वेरीफाई करके। एंड ऑल दिस डिग्री इज एफिलिएटेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या स्टेट्स का अलग हिसाब चलता है?
जैसे हम इंजीनियरिंग में देखते हैं, जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस, कि स्टेट इंजीनियरिंग के अलग होते हैं और सेंट्रल का कॉलेजेस जैसे MNIT, IITs वो थोड़े सेंट्रल लेवल पे चलते हैं। तो क्या इसमें मेडिकल फील्ड में भी स्टेट काउंसिल अलग होती है और सेंट्रल काउंसिल अलग होती है? क्योंकि जो आप नीट बता रही हैं वो तो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है मैम। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो सब कुछ नीट के ही थ्रू हो रहा है। ठीक है। हाँ, तो वो अभी ऑल इंडिया लेवल पे ही हो रहा है। ओके, बस वो कॉलेज उस स्टेट हाँ, का है तो वो हाँ, उस स्टेट की थोड़ी सी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हाँ, करता होगा, हाँ, हाँ, बट एज अ डॉक्टर और एज अ प्रोफेशनल आपको है सेंट्रल इंडिया से आप कनेक्टेड हैं, मतलब दिल्ली जो नीट की जो संस्था है जो पूरा ऑपरेट कर रही है उससे आप कहीं ना कहीं आपका डाटा उनके पास पहुंच चुका है और आप उससे कनेक्टेड हैं ओवरऑल। ओके, बस प्रैक्टिस के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको उस पर्टिकुलर स्टेट से बाहर जाना है तो वो मेन सर्टिफिकेट ले लें, और नहीं तो आप स्टेट का सर्टिफिकेट लेके अपने स्टेट में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैम इसमें गवर्नमेंट में अभी जैसे क्योंकि बच्चे अगर बढ़ेंगे तो उसमें स्कोप कितना है मैम, कि कितना किस प्रकार की पोजीशंस निकलती हैं, क्योंकि अब जैसे ये बूमिंग इंडस्ट्री आ रही है एक तरह से, और लोग चाहते भी हैं कि हमें ज़्यादा दवाइयाँ ना लेना पड़े, हम इस तरह का क्योर ट्रीटमेंट लें ताकि हमें अच्छा रहे और साइड इफेक्ट्स ना हो, क्योंकि आजकल की दुनिया साइड इफेक्ट से बहुत डरती है, और सही भी है क्योंकि जो जिस तरह का एनवायरनमेंट और वातावरण हो गया है उसमें साइड इफेक्ट एक ऐसी चीज हो गई है कि जो चीज नहीं हो रही होती है वो हो जाती है। तो ऐसे ट्रीटमेंट से बच्चों को हेल्प भी होगी और देखने वालों को भी हेल्प होती है, और जो देने वाला है वो तो एक तरह से हो ही गया, जैसे वैसे भी हम मेडिकल साइंस को भगवान की उपाधि देते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं हम उनको भगवान मानते हैं। तो इस तरह का जो बच्चे हैं जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनको उनके लिए क्या नॉलेज देना चाहेंगी मैम आप, कि ये किस तरह का है? देखिए, मेडिकल प्रोफेशन अपने आप में ही एक नोबल प्रोफेशन है, और अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर आपके अंदर ह्यूमैनिटी को लेकर के एक एंगल है ना। तो और इस फील्ड में जाने के लिए सॉफ्ट स्किल आपके अंदर, जैसे कि मैंने बात की थी पहले, होना ज़रूरी है। कि अगर आप होम्योपैथी में आ रहे हैं तो ज़रूर से बहुत पेशेंटली अपने पेशेंट को सुनिए, एंड उसका कंसर्न क्या है उसको अंडरस्टैंड कीजिए, एंड वहीं से फिर आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपका पेशेंट आपसे चाहता क्या है, किस लिए आया है। कभी कभी डिजीज़ तो कुछ और लेकर आया है लेकिन उसकी फोकस जो मेन प्रॉब्लम है वो कहीं और होता है, तो वो अंडरस्टैंड करना, कॉज को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सॉफ्ट स्किल को डेवलप करने के लिए अपने आप में एक एक्सपर्ट की हेल्प ज़रूर चाहिए। तो जितने भी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं उनके अंडर में आप रह करके 1 साल एटलीस्ट, मेरा मानना है कि ज़रूर से नए स्टूडेंट्स को उनके साथ रह करके वो सीखना चाहिए स्किल को। तो और उसके बाद अपनी क्लिनिक्स करें या फिर जॉब करें, जो भी करना है। ओके, तो मैम जैसे आपने बताया, और इस फील्ड का ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इसमें भी जैसे IT फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में तो क्या होता है, कॉलेज कैंपसेस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज ऑल्सो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी कॉलेज हैव द कैंपस प्रायोरिटी, बट क्या आपके मेडिकल फील्ड में इसमें भी क्या हॉस्पिटल्स और ये आपसे एसोसिएट हो जाते हैं कॉलेज से और आपको डायरेक्ट वहाँ पे जॉब मिल जाती हैं या इंटर्नशिप मिल जाती है, या दिस इज अगेन अ सेल्फ रीच अप्रोच? हाँ, प्लेसमेंट वाला अभी ऐसा इंजीनियरिंग जैसा नहीं है हमारे में जी। तो ये हमें सेल्फ अप्रोच ही करना होता है। जहाँ पे भी आपको आगे फर्दर स्टडीज़ करनी है या फिर जॉब के लिए जाना है तो वैकेंसीज निकलती हैं, तो वो वैकेंसीज के लिए हम फिल करते हैं। ओके, तो क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको टच बेस कर दिया, तो आजकल के कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास में वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अपना खुद का सेटअप करें। तो आई थिंक आपने उसके आंसर ऑलरेडी दे दिया कि उन बच्चों को आप यही कहना चाहेंगी कि पहले एटलीस्ट कुछ साल एक सीनियर के अंडर में अपना बिताएं, ताकि आपको, क्योंकि जरूरी नहीं है केवल मेडिकल साइंस की नॉलेज, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज, ये सारी चीजें आपको एक किसी के अंडर में काम करने से मिलेंगी। तभी आप, क्योंकि जब आप किसी चीज के ऑनर बनते हो तो उसमें फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, और एकदम से यंग्स, और एक मैम आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं और फास्ट फॉरवर्ड लाइफ देखना चाहते हैं, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे, क्या उनके लिए ये राइट पाथ है? जैसा मैंने बोला कि क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे है ना हवा बन के या देख रहे में भी हो जाते हैं कि वो ठीक है, उनको पता है, उन्होंने MBBS का एग्जाम दिया और उसमें उन्होंने नीट के हिसाब से होम्योपैथी मिल गई, उनको पता है यार ये तो बूमिंग इंडस्ट्री है, चलो कर लेते हैं, लेकिन अब वहां पे उनको धीरज नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा सा टिप दीजिए मैम। बहुत लोगों के अंदर तो धीरे धीरे वो कोर्स करने के दौरान चेंजेस आ जाते हैं, जो मैंने देखा है, रियलाइज़ किया है। और जो बच्चे नहीं चेंज हो पाते हैं तो लाइफ में बहुत सारे ऐसी
वो स्टेजेस आती हैं जिसमें कि फिर वो डिफरेंट लेवल पे चेंज होते हैं, लेकिन जो फास्ट है तो वो इसके लिए बने ही नहीं है, इसका मतलब। तो अच्छा। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो उनके लिए मेरा सजेशन यही है कि पहले तो अपना मेडिकल नॉलेज होम्योपैथी का बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए। वहीं से आपको समझ में आने लग जाएगा कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि मैं अपने पेशेंट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊँ। तो एक डॉक्टर के अंदर जो भी क्वालिटी होनी चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए पेशेंट को, वो पेशेंट होना, इम्पेशेंट ना होना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो वो उनके लिए बना ही नहीं है फिर। और मैम जैसे आप अपन हम होम्योपैथी की बात कर रहे हैं तो मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था और मैंने कहीं सुना भी था कि जैसे जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट है, ये जो छोटी छोटी गोलियां या जो हम देखते हैं ना, ये कहीं ना कहीं ये जो हमारी नेचुरल ट्रीटमेंट होते हैं ना, जैसे कोई प्लांट हो गया या कोई ऐसे जो भी मतलब इस तरह के नेचर से जुड़ी हुई चीजें होती हैं जो कि हमारे पूर्वज इस्तेमाल किया करते थे, कहीं ना कहीं वहां से ये उपजा है। तो क्या ये मिथ सही है मैम? अब वो डेफिनेटली प्रॉपर स्टडी तो जरूरी है, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, हालांकि आपने इसकी डेफिनेशन इनिशियल स्टेज पे दी थी, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड इन अ मोर। होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो आपकी सिर्फ प्लांट से ही नहीं बनी होती हैं, एनिमल से भी बनी है, उनके सिक्रीशन से, उनके सलाइवा से, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट उससे। और उस एक प्रोसेस होता है, पोटेंटाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसमें कि आपकी मेडिसिन के डोजेस को, मटेरियल डोज को कम कर दिया जाता है और पावर उसकी बढ़ती चली जाती है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है। तो आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा, एक्चुअली ये प्लांट से भी बनता है, एनिमल से भी बनता है, इनफैक्ट एलिमेंट से भी बनता है। अच्छा जो आपका गोल्ड है, सिल्वर है, अच्छा। जितने भी मेटल्स हैं, अर्जेंटम है, ये सारे मेटल से भी बनते हैं हमारी मेडिसिन। ओके। तो मतलब इसका इसमें बहुत सारी साइंस इन्वॉल्व है बहुत और सारी अलग अलग नेचर प्लस नॉन नेचुरल सारी चीजें मिक्स हैं इसमें, और ह्यूमन नॉन ह्यूमन सब कुछ। तो वो बेस्ड ऑन द स्टडीज, बेस्ड ऑन द पेशेंट, उसकी पर्टिकुलर मेडिसिन तैयार होती है, और इसीलिए वो मिक्स मल्टीपल डब्बे अपने को देखने को मिलते हैं। जी, वो एक मतलब हम देसी भाषा में बात कर रहे हैं ताकि टू मेक इट मोर रिलेवेंट एंड एज वेल एज, ताकि बोर भी नहीं हो लोग, क्योंकि क्या होता है ज्ञान देते हैं लेकिन बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, तो हम उनको कनेक्ट रखना चाह रहे हैं। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो आपने कवर करी थी मैम। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज रह गई हो, जैसे अच्छा इसमें ये है कि जैसे आजकल के बच्चों को कईयों को बाहर जाने का बहुत शौक होता है, तो इसमें क्या इस अभी मतलब आउट ऑफ कंट्री भी इसका स्कोप बना हुआ है क्या? जैसे जो मेडिकल वाले से मैंने बात की थी डॉक्टर से इसी पॉडकास्ट में, तो उन्होंने बोला था कि उसका अलग से टेस्ट होता है और वहां पे उनको अलग प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे उनको टेस्ट देना पड़ता है। तो वैसे ही एक तो वहां से आ रहा हो, क्योंकि आजकल हमारी जो कंट्री भी है वो भी आपसी कंट्रीज को मैच करके आपस में एक दूसरे के, हमारे वहां जा रहे हैं, वहां वाले यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए भी, प्रैक्टिस करने के लिए भी और काम करने के लिए भी। इसी तरह से अगर बाहर का बच्चा इधर आए तो हमारे होम्योपैथिक में उनको क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, वहां की होम्योपैथी वाला पढ़ाई उनको यहाँ पे काम आ सकती है क्या प्रैक्टिस करने के लिए? और अगर यहाँ वाला बच्चा जाना चाहे तो अगर जेनरिक, अगर आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें। आप कहीं से भी मेडिकल डिग्री लेकर के आ रहे हैं, आपको नीट, इंडिया में आकर के नीट देना है, उसके थ्रू ही आप एग्ज़ाम क्लियर करके ही आप जा करके आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह मिलता है, तो या सिलेक्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया। और अगर हमारे बच्चे यहाँ से मेडिकल डिग्री करके अगर बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी स्कोप काफ़ी अच्छा है। आपके पास में डिग्री है, आप वहाँ पे जा करके, फिर वो डिपेंड करता है कि जिस कंट्री में आप गए हैं उनके वहाँ पे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स है, एंड रेगुलेशंस हैं क्या वहाँ पे उनके। कोई एग्जाम होगा या हाँ आपकी डिग्री से वो हाँ हाँ, वेरीफाई? हमारी कंट्री में जैसे नीट क्लियर करना पड़ता है। ओके। और जो तो अगर वहां से वो करके भी आ रहा है होम्योपैथी डॉक्टरी, तो यहाँ पे उसको एक एग्जाम देना पड़ेगा, बिल्कुल। एंड हो सकता है उसमें पेपर्स कम हो या जो भी उनका प्रोटोकॉल होगा उसके अकॉर्डिंग ईयर कम लगे, बट एक बार यहाँ पे भी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो हर हर जगह का अलग अलग होता है, राइट? तो आई थिंक ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। तो कोई मैम लास्ट मिनट एडवाइस बच्चों के लिए जो आप बताना चाहें? बिल्कुल। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि बच्चों को ज़रूर से पेशेंस रखना है, पढ़ाई करनी है अच्छे से, एंड अपने पेशेंट्स को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप देखिए और समझिए और इन्जॉय कीजिए। जब आप पेशेंट के साथ बैठते हैं तो
उसकी प्रॉब्लम्स को जब समझना शुरू करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आधी प्रॉब्लम्स उनकी ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि हर पेशेंट, आप कहीं पर भी क्लिनिक में जाते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी बात खुल के रख ही नहीं पा रहे हैं। जब हमारे पास में पेशेंट बैठते हैं, अगर हम उनकी बात जब सुन लेते हैं खुल करके ना, तो वो बताने के बाद ही आधा रिलैक्स हो जाता है। तो इसीलिए मैं एडवाइस करूँगी कि पेशेंस अपने अंदर लेकर के आइए, समझिए और हेल्प कीजिए। और मैम ये बात मैं हाँ बच्चियों के पर्पज़ से भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट को भी बहुत इनकरेज करते हैं और बच्चियों को भी कहते हैं कि पढ़ें और आगे बढ़ें। तो जैसे आप एक वुमेन डॉक्टर हैं, तो जो आजकल की बच्चियां हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम? वो इस फील्ड में अगर आना चाहें तो वो किस इनकरेजमेंट से आगे बढ़ सकती हैं? और आप उनके पेरेंट्स को, क्योंकि मेन आजकल क्या पेरेंट्स भी मोटिवेट हो जाएं उस चीज़ से कि बच्चियों के लिए क्या स्कोप है, किस तरह का, नॉट ओनली, और आई थिंक आजकल तो मैन वुमेन सब एक हो गए हैं सारी इंडस्ट्री में, बट मेडिकल साइंस में भी बीइंग अ वुमेन डॉक्टर आपको कितना आगे हेल्प हो सकती है और उस तरह से वो बच्चियां कितना ग्रो कर सकती हैं, थोड़ा अगर आप बताएं स्पेसिफिक टू गर्ल्स। देखिए, किसी भी मेडिकल फील्ड की तरह या फिर किसी भी पढ़ाई की तरह मैं ये बोलूँगी कि इसमें जेंडर का कोई इनइक्वालिटी का कोई वो रोल नहीं समझ रही हूँ मैं, क्योंकि ये दूसरे मेडिकल फील्ड की तरह है। और जिनको भी ऐसा लगता है कि दे आर गुड इन काउंसलिंग, दे आर एम्पैथेटिक टू पर्सन्स, तो वो इस फील्ड में आकर के बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो लड़की हो चाहे लड़का हो, इट इज़ द मैटर ऑफ द क्वालिटी दे आर हैविंग इन देमसेल्व्स। तो मेरा सजेशन यही है कि किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं तो आपका वो इंटरेस्ट होना चाहिए और उसको पैशन समझिए, लव समझिए, उसको समझ के आप काम कीजिए। तो मैं इसमें ऐसा नहीं कहूँगी कि लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए ही ठीक है, ये सबके लिए सही है। जस्ट मैटर ऑफ पर्सनालिटी हमारे डॉक्टर्स में। नाइस। तो वो वही मैं भी यही जानना चाह रहा था कि बच्चों, क्योंकि आजकल क्या होता है बच्चों में भी क्रेज है, बट क्या होता है उनको वो पाथ नहीं मिल पा रहा है। तो मैम चूंकि 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, तो मैं मैम के वर्ड से आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाह रहा था कि बीइंग प्रोफेशनल शी हैज डन अ एक्सीलेंट जॉब इन हर करियर एंड डूइंग करेंटली एज वेल। तो आप भी अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं और आपके पेरेंट्स को आप समझा सकते हैं और हमारा ये पॉडकास्ट भी दिखा सकते हैं उनको, टू मोटिवेट देम। और अगर उनको फिर भी कुछ डाउट है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनकी काउंसलिंग करेंगे, बताएंगे उनको कि इस फील्ड में कितना स्कोप है और कहाँ आगे तक बच्चे आपके जा सकते हैं। और आई थिंक आपको एक अच्छी नॉलेज मिली होगी कि आप होम्योपैथी डॉक्टर बनके किस लेवल तक जा सकते हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या प्रोफेशनल एथिक्स आप में होने चाहिए, क्या एकेडमिक्स मैंडेटरी हैं। और इन सब के साथ अगर आप अपना दृढ़ निश्चय रखेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, क्योंकि मैं हर टॉक में पॉजिटिव एटीट्यूड को एम्फेसाइज करता हूं, और अपने आसपास की नेगेटिव एनवायरनमेंट को पूरी तरह से हटा दीजिए। कुछ सोचिए ही मत, भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए हैं कि एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो अगर वो बात गलत है तो, और अगर नेगेटिव है तो। अगर अच्छी है तो एक कान को बंद कर लो ताकि वो अंदर रह जाए, लेकिन अगर बुरी है तो उसको बाहर निकाल दो। तो इसीलिए इसी बात पे मैं भी एंड नोट में यही कहूंगा बच्चों कि आप भी अपना करियर बनाएं और अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर बने, ताकि हमारे देश को अच्छे डॉक्टर्स मिलें और आप जैसे होम्योपैथिक के एक्सपर्ट्स ट्रीटमेंट दे करके लोगों को अच्छा बना सकें और स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत की जो कल्पना है वो बनी रहे और हमारा देश एक स्वस्थ देश बने। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम वंस अगेन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड सपोर्ट, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, नमस्ते।